हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग इस सीरीज में डेली कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, एक दो या तीन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिजिक्स के क्लास 12 के। तो मेरा मानना है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने बोर्ड के लिए और अगर आप शुरुआत से कुछ टॉपिक्स आप डेली पढ़ते होंगे, मान लीजिए, तो अगर आप शुरुआत से ही जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया और उसके कुछ प्रॉब्लम, मे बी एक ही प्रॉब्लम डेली जो है उस टॉपिक के ऊपर अगर आप सॉल्व करते जाते हैं, तो जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, अप्रोच कर रहा होगा, तो आपके ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो हैं धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, इतने क्लियर होते जाएंगे कि आपको बाद में वो लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं अब बहुत तेजी है, मुझे पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं बोर्ड के टाइम पे। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यदि आप शुरुआत से ही थोड़ा-थोड़ा, एक-एक, दो-दो करके डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। ये मैं फिजिक्स के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यही ट्रू है आप जो भी सब्जेक्ट और भी पढ़ रहे हैं साथ में, कि मान लीजिए आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ रहे होंगे और बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके वो भी पढ़ रहे होंगे। अगर आप पीसीबी के हैं, तो भी आपके ऊपर ये वैलिड है कि आप डेली कुछ-कुछ प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कीजिए। खास करके फिजिक्स में तो कांसेप्ट ही आपका डेवलप होगा। आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट आपका मोर सीमेंटेड होगा आपके अंदर, वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व करते रहेंगे। तो इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं इस सीरीज में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताता हूँ, जिससे आप किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है वो सीखें, है ना? तो इसमें आपकी काफी हेल्प होगी। तो देखिए, उसी सीरीज में अभी है, आज जिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, टोटल 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक हम लोग उठाएंगे कूलॉम्स लॉ, जो आपने पढ़ा है उससे। एक उठाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। और आप आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चीजों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा है, हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी if the force each exerts on each other is equal to the weight of the electron, given that ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर। वेट कितना होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना? तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। ठीक है? तो ऐसा होने के लिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना जरूरी है? तो देखिए, फिजिक्स की प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा यूजफुल होता है कि हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर ले उसका। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपने प्रॉब्लम से समझा है उसके लिए एक डायग्राम बना ले, अप्रोक्सीमेट डायग्राम होता है। ठीक है? देखिए, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है? यहाँ पे, और ये मैंने इसको लिख दिया, मान लीजिए Q1, और इसको लिख दिया Q2। ठीक? और इनके बीच में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मान लीजिए मैं Q2 पे कंसिडर कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Fe, मान लीजिए ये है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। मतलब मास टाइम्स me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतने के बराबर है। तो कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यही जो आर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस हमें पता लगाना है अगर ये कंडीशन प्रॉब्लम में दी गई है तो। ठीक है? और बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी आपके पास है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू MEG। सारी चीजें आपके पास है। Q1 Q2 भी आपको पता है। मतलब Q1 Q2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट चार्ज जो है।
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो आपको अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम में आपके लिए दे भी रखा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, तो आप सारी वैल्यू पहले हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हमारा आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई MEG, ये आ जाएगा। अब सारी वैल्यू आप डाल दीजिए इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 अगेन आपका E की वैल्यू है तो दो बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय MEG, ME देखिए आपको दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे प्रॉब्लम्स को तो आपको ये वैल्यू जो है आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी। अभी आपका नया नया है सब कुछ तो आपको टफ लग सकता है। जनरली बोर्ड एग्जामिनेशंस में कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई होती है, लेकिन इन केस नहीं दी हुई है तो भी अगर आप प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे तो आपको वैल्यूज याद होती जाएंगे। एनीवे, यहाँ हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि इसकी वैल्यू होती है 9.8 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में कोई सा भी प्रॉब्लम, तो ध्यान रखिए एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चलिए। तो यहाँ हम लोग SI यूनिट में चल रहे हैं तो हमने सारी वैल्यू SI यूनिट में ली है। CGS में चलेंगे तो CGS में लेंगे। मेन पॉइंट ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल रहे हैं फॉर्मूला के अंदर तो एक ही सिस्टम में डालिए, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि एक पैरामीटर की वैल्यू आपने CGS यूनिट में डाल दिया और दूसरे पैरामीटर की वैल्यू जो है आपने SI में डाल दिया। इससे आपको आपका आंसर जो है वो गलत आएगा और आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत तो आप कर ही रहे हैं बेसिकली। इसलिए एक तरीका ये है, सही तरीका, कि आप एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज कीजिए। तो चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 9.8, ये हो गया। और पावर यदि लेंगे तो देखिए ये 10⁻9 है और ऊपर में जाएगा 10⁻⁻31 तो हो जाएगा 10⁻+31। तो 10⁻31 इंटू 10⁻9 कितना हो जाएगा 10⁻40 और यहाँ पे 10⁻−19 है और यहाँ 10⁻−19 है, ये हो जाएगा 10⁻−38। ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻², दिया गया। इसको आप थोड़ा सा और कुछ कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा जो चल रहा है आर स्क्वायर के लिए चल रहा है। तो हमें आर निकालना है तो अल्टीमेटली हमें स्क्वायर रूट करना होगा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में ऑलरेडी कुछ वैल्यूज आ जाए हमारे, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1.6 को, अगर यहाँ ये 10 इंटू 10 है ना, ये 10 स्क्वायर, तो 1.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि स्क्वायर है 4 का। 9 तो ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है ही, ठीक है। तो और फिर एक 1.6 ये है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो ये 10 स्क्वायर यहाँ पे यूज हो गया। डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 9.1 इंटू 9.8। ठीक है, तो आप देखिए न्यूमरेटर के जो टर्म्स हैं हमारे 9 इंटू 16 इंटू 16, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो यानी कि जब हम आर देर पर आर लिखेंगे तो आर कितना हो जाएगा इस चीज का स्क्वायर रूट, मतलब आर कितना हो जाएगा इस चीज का स्क्वायर रूट। तो न्यूमरेटर वाले जो जितने चीजें हैं वो बाहर वैसे ही आ जाएंगी, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और इस 16 का भी 4 ही हो जाएगा। ये तो हो गया इंटू 1 बाई 9.1 इंटू 9.8 और इसका स्क्वायर रूट। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं
और आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 5.08 मीटर। R इज इक्वल टू 5.08 मीटर। आप अप्रोक्सीमेशन लेकर के भी चल सकते हैं। तो आपको देखिए, ये तो ठीक ठाक ही बाहर आ गया। इसको आप मान सकते हैं, अगर आपको अप्रोक्सीमेट, बाय द वे आपको एग्जामिनेशंस में अप्रोक्सीमेट नहीं करना होता है, वहां आपको अ, अ, जो वैल्यू एक्चुअल है वही आपको बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके। लेकिन मैं आपको फिजिक्स की एक ट्रिक बता रहा हूँ। फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन काफी यूजफुल है। आगे जाके आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो अप्रोक्सीमेशन वहाँ काफी यूजफुल एक चीज है। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एक्चुअल वैल्यू तो आपका आंसर ये है 5.08 मीटर। बट अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप देखिए, 9.1 को आप 9 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और यहाँ 9.8 है, तो इसको 10 से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/90, उसका स्क्वायर रूट। अब 90 को आप अप्रोक्स 90 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसके बगल में एक 100 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप उसको कर सकते हैं, ये 100 इसको मान सकते हैं, इस प्रोडक्ट को 9.1 इंटू 9.8 को। तो 1/100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/10। तो 10 बाहर आएगा तो ये कितना है, ये है आपको 48। तो 48 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 10, तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली 48 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 4.8 के बराबर। अभी आपने देखिए, आपने इसको 90 की जगह 100 माना था, है ना, 100 माना था। तो जाहिर सी बात है, वैल्यू आपका थोड़ा सा रिड्यूस, और डिनोमिनेटर में है ना, 9, ये 90 होना चाहिए था और आपने इसको 100 मान लिया, और ये डिनोमिनेटर में है, मतलब वैल्यू आपकी थोड़ी कम होके आई है। तो आपको पता चल जाएगा कि 4.8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 के आसपास होनी चाहिए। ये आप एस्टिमेट लगा सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो। ये मैं जनरल सॉल्यूशन के लिए कह रहा हूँ। प्रॉब्लम में जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो नॉर्मल जो आप सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट, उस मेथड से आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और आपको यही वाला आंसर जो है 5.08 मीटर, यही सही आंसर है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है ना, अनलेस कि उसने कहा ही हो कि अप्रोक्सीमेट बताओ, तो जो कि शायद नहीं होगा, है ना। वो आपको एग्जैक्ट आंसर ही मांग रहे होंगे। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको यही लिखना है। लेकिन देखिए, अप्रोक्सीमेशन से भी हम लोग ऑलमोस्ट नियर टू पहुंच ही गए थे 5 के आसपास, है ना। एनीवे, ये मैं आपको आगे के लिए, आगे की लाइफ के लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे और बहुत क्विकली आपको, जब आप जॉब करेंगे, आपको बहुत क्विकली अप्रोक्सीमेट करना होगा चीजों को, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। कई बार क्वेश्चंस काफी लेंदी लिखे होते हैं, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफी इजी होता है। ठीक है, तो देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 10 10 positively charged particles, ठीक है, are kept fixed on the x-axis at points x is equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and so on up to 100 centimeter। क्या कह रहा है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि सबके सब एक्स एक्सिस पे प्लेस किए गए हैं। पहला जो चार्ज पार्टिकल है वो है उस कोऑर्डिनेट पे जहां पे 10 है, मतलब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, धीरे धीरे साथ में ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सिचुएशन क्या बन रही है कि ये एक एक्स एक्सिस है मान लीजिए। तो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा गया है, मान लीजिए वो Q1 होगा। 20 सेंटीमीटर पे Q2 है, 30 सेंटीमीटर पे Q3 है एंड सो ऑन अप टू Q10। यहाँ पे 10वां चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, वो 100 सेंटीमीटर के पॉइंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक आपके पास है और ये सारे के सारे पॉइंट चार्ज जो है ये पॉजिटिव है। आगे क्या कह रहा है, द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 1 into 10 to the power -8 कूलम। अच्छा, आपको चार्ज की वैल्यू दे दी गई है ना,
Q1 भी आपको दे दिया गया है कितना है, तो Q1 जो है आपका दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, है ना। फिर Q2 भी दिया है क्या, देखिए ओके, Q2 दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, वो भी दिया हुआ है, फाइन। तो Q2 है 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक। फिर आपको थर्ड चार्ज जो दिया हुआ है ये Q3 जो है, Q3 एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये Q3 जो है वो भी आपको दे रखा है 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो Q3 जो है वो है आपका 27 इंटू 10⁻�8 कूलम, ठीक है। फिर इसी प्रकार से Q4 कुछ होगा, Q5 कुछ होगा, सो ऑन अप टू Q10। तो क्या Q10 या कोई और वैल्यू दिया हुआ है क्या, एंड सो ऑन लिखा है, थर्ड चार्ज के बाद सो ऑन लिख लिया है, मतलब यहाँ कोई ना कोई पैटर्न है, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न है। और 10th पार्टिकल जो है वो 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, वो भी लिख लेते हैं 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। तो सारे चार्जेस की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ आप एक पैटर्न देखिए, पहला क्या है 1, ये अभी छोड़ दीजिए, ये जो है 10⁻⁻8 वाला पार्ट सब में वही है, 10⁻⁻8 Q1 में भी है, Q2 में भी है, Q3 में भी है, Q4 Q5 और सारे को लेकर के Q10 तक में भी है, तो वो तो है ही। लेकिन ये वाला पैटर्न देखिए, ये क्या है, 1 है, यहाँ पे 8 है Q2 के लिए, Q3 के लिए 27 है और फाइनली Q10 के लिए 1000 है। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1Q, इसको लिख सकते हैं 2Q, और ऑफ कोर्स आप समझिए कि मल्टीप्लायर है यहाँ पे 10⁻⁻8 भी है, ये अंडरस्टूड है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये अंडरस्टूड है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या इसको लिख सकते हैं 3Q इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये है। इसी प्रकार से Q4 जो होगा वो 4Q का होगा, है ना, 10⁻⁻8 कूलम। तो फाइनली Q10 कितना है, 10Q है, 1000 कितना होता है 10Q होता है, इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो यहाँ आपको एक पैटर्न मिल गया चार्जेस का, है ना, वो आपके पास आ गया कि चार्जेस कितना है, इससे हमारी हेल्प होगी। फाइनली क्या पूछ रहा है, इतना तो अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रॉब्लम को, जिसको हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लिया। हर एक फिजिक्स के प्रॉब्लम में आप कोशिश कीजिए कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना आप सीखें धीरे धीरे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन 1 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, तो पूछ रहा है कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक चार्ज है 1 कूलम्ब का, इसको मैं क्यू नॉट कह रहा हूँ, ये क्यू नॉट जो है ये 1 कूलम्ब है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना 1 कूलम्ब का, तो इस पे टोटल कितना फोर्स होगा, इस पर टोटल कितना फोर्स होगा। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपने क्या देखा था कि क्यू नॉट पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू नॉट पे Q1 भी कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। ये इसको मान लीजिए F1 है जो कि Q1 के तरफ से है, उसी प्रकार से कुछ फोर्स होगा F2, कुछ फोर्स होगा F3, है ना। तो जितने फोर्सेज जो हैं, तो टोटल फोर्स जो होगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स ऑन Q नॉट में लिख रहा हूँ, टोटल फोर्स ऑन Q नॉट, लेट अस से इट इज F नॉट, है ना। इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू, और ये वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो वेक्टर में देखिए यहाँ पे क्या है, सारे फोर्सेज जो हैं वो इस डायरेक्शन में होंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो मतलब -I की तरफ होंगे। इसलिए आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, तो सबके सब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड लेकर चल रहा हूँ, डायरेक्शन आपको पता है कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है अपना, है ना। एफ नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड बस लेकर चल रहा हूँ, एफ नॉट विल बी इक्वल टू F1। F1 क्या है, वो फोर्स जो Q नॉट पे Q1 की तरफ से लगाया जा रहा है, प्लस F2 प्लस F3 प्लस
F4 एंड सो ऑन अप टू F10। F10 क्या होगा? वही फोर्स जो Q10 जो है, जो 10वां पॉइंट चार्ज है, वो Q0 पे कितना लगा रहा है, वो फोर्स है ना। तो ये सब के सब किस फॉर्म में होंगे? ये सब के सब आपके आ जाएंगे, जैसे F1 में मान लीजिए लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 बाई, मैं यहाँ R1 करता हूँ। R1 का मतलब है पॉइंट चार्ज Q1 Q0 से कितना दूर है। Q0 ऑलरेडी ओरिजिन पे ही है, तो इसको मैं R1 मान सकता हूँ, है ना। इसी प्रकार से F2 कितना होगा? तो F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये सारे डिस्टेंसेस आपको पता है। देखिए, Q0 का डिस्टेंस ये है 10 सेंटीमीटर, Q2 का है 20 सेंटीमीटर, Q3 का है 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। Q10 का हो जाएगा फाइनली 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। तो ये फाइनली F3 कितना हो जाएगा? F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 बाई R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। F4 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q10 बाई R10 स्क्वायर। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को अगर आप डालेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो आप देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और Q0 भी कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं therefore F0 इज, मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को और Q0 को, ये बाहर निकाल लिया। तो हमारा अंदर में क्या बचेगा एक्सप्रेशन? Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर सो ऑन अप टू Q10 बाई R10 स्क्वायर। ये आपका फोर्स हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो Q1 और सबकी वैल्यू आप डाल दीजिए, है ना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁻⁹ है। Q0 भी आपको पता है 1 कूलम है, और सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज डालते जाइए। तो therefore F0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1, क्योंकि Q0 कितना है? 1 कूलम है, इंटू, चलिए अंदर चलते हैं ब्रैकेट के। तो कितना था? Q1 बाई R1 स्क्वायर। Q1 कितना था? 1Q इंटू 10⁻⁻8। मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। R1 कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि हम SI यूनिट में ही चलेंगे। सबका सब हम एक ही यूनिट में लेके चलेंगे। अभी तक जितनी वैल्यूज हमने डाली है, ये 9 इंटू 10⁹ भी जो है, ये SI यूनिट में ही है। 1 कूलम SI यूनिट में है, यहाँ चार्ज की वैल्यू भी SI यूनिट में है। इसलिए डिस्टेंस भी ऑल दो सीरियस में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम उसको SI में लेकर चलेंगे। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो मैं वहां लिख देता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस Q2 है इसी तरह से, Q2 बाई R2 स्क्वायर। Q2 कितना है? 2Q इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई Q2 का कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। आप सो ऑन करते जाएंगे यहाँ पे, तो फाइनली Q10 बचेगा। Q10 वाला कितना है? 10Q इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, उसका डिस्टेंस कितना है Q10 का? 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये आपका फाइनली इतना आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा। ये तो है ही पहले से 9 इंटू 10⁻⁹, ये 1 ही है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही है ये। अब देखिए ऊपर में है 1Q इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 10 इंटू 10⁻⁻2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, है ना। और स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली ये वाला टर्म जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2Q
ठीक से लिख लूँ मैं, 2 क्यूब इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर है ये, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻⁻2 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻1, 10 इंटू 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दीजिए। यहां से अब क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9 पहले की तरह। अब यहाँ देखिए इस वाले टर्म में देखिए, न्यूमरेटर में तो वैसे रहने दीजिए कि न्यूमरेटर में तो वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, 1 क्यूब इंटू 10⁻⁻8। अब ये डिनोमिनेटर में देखिए 1 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2, तो 1 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म जो था, तो न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दीजिए, 2 क्यूब इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, ये क्या है 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2, तो 2 स्क्वायर इंटू 10⁻�2 एंड सो ऑन अप टू, ये जो फाइनल टर्म है यहाँ पे उसमें न्यूमरेटर तो वैसे ही रह जाएगा 10 क्यूब इंटू 10⁻, मैंने यहाँ पे माइनस ये 18 लिख दिया है, 8 है, ठीक है, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 10 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2, तो 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया आपका। अब आप इसमें देखिए 1 क्यूब, यहाँ 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2, सिमिलरली यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फाइनली 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर है तो वो 10 हो जाएगा। और ये वाले फैक्टर्स जो है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 जो है, इसमें से 10⁻⁻2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, तो देखिए मैं उसको लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻6, है ना, ये हो गया आपका, प्लस 2 इंटू 10⁻6 सो ऑन अप टू 10 इंटू 10⁻6, सॉरी एक मिनट, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 10⁻6 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 10, ये हो गया आपका, है ना। अब ये सम आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 में शायद, है ना, तो वहां से आप कर सकते हैं सॉल्व। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ये सम सिंपली 55 हो जाएगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 55, तो 55 इंटू 9 कितना होगा, सॉरी 495 होगा, है ना। और ये 10⁻9 इंटू 10⁻6 ये हो जाएगा 10⁻3 इज इक्वल टू 4.95 इंटू 10⁵। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसकी यूनिट डाल देंगे, तो देयरफॉर एफ नॉट इज इतना, न्यूटन मैंने डाल दिया एसआई यूनिट, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट में ही सारा काम कर रहे हैं। तो फोर्स आपका निकल के आ गया 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। देखिए प्रॉब्लम इतना लेंदी नहीं है इसका सॉल्यूशन जितना मैंने आपको बताया है,
प्रोसेस पे ध्यान दीजिए आप। जब आप, मैं बार-बार कहता हूँ, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा आगे चल कर के। तो जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप्स डिटेल में लिखे हैं। आप जब एक्सपर्ट हो जाएँगे, तो आप इसमें से आप देख के ही पैटर्न पहचान जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही पैटर्न पहचान जाएँगे। आप डायरेक्टली यहाँ से सीधा यहाँ भी आ सकते हैं, इस वाले स्टेप पे। तो बहुत सारे स्टेप आप जंप कर सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन नए-नए में स्टेप्स जंप करने से हमें बचना चाहिए। हमें सारे स्टेप्स लिखने चाहिए, ताकि कंठस्थ हो जाए, हमें चीज़ें जो है अपने दिमाग में एकदम से बैठ जाएँ अच्छे से, है ना? इसके लिए ज़रूरी है इस तरह से सॉल्व करना। तो हाँ, तो हमने यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो देखा, ये काफ़ी ईज़ी सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम देख के डरावना लग सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रॉब्लम लिखा हुआ था। लेकिन जब हमने उसको पिक्टोरियली रिप्रेज़ेंट किया प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को, तो हमें काफ़ी चीज़ें वहीं पे क्लैरिफ़ाई हो गई थी, है ना? इसलिए फिज़िक्स में एक और ट्रिक है कि पिक्टोरियल रिप्रेज़ेंटेशन बहुत ही आवश्यक है। एनीवे, तो 2 प्रॉब्लम हुए। चलिए हम लोग तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। इसमें क्या कह रहा है कि एक वाटर ड्रॉप है, मान लीजिए ये मैंने मान लिया वाटर ड्रॉप, ठीक है। अब इस ये कह रहा है कि इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा, ये मान लीजिए, ये सॉरी, मैं ठीक से समझाता हूँ आपको। ये वाटर ड्रॉप है, तो वाटर का कोई ना कोई मास होगा। मास होगा तो उसपे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, उसके कारण उसका एक वेट होगा। वेट होगा ये मास इंटू जी। ये इसको डाउनवर्ड पुल करेगा। मान लीजिए एक ड्रॉप यहाँ पे है, तो अपने वेट के कारण वो नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन अगर क्या होता कि अगर ये ड्रॉप जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कुछ फोर्स लगाता। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता कि इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो उस पे ऊपर के डायरेक्शन में लगता, यानी कि डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता जो इसके वेट का है। यानी कि इस पे जो मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, मैं उसको एफ ई यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है। तभी तो ये कह रहा है कि जस्ट सपोर्ट करने के लिए चाहिए, मतलब ऐसा कि ये ऊपर, ये ड्रॉप ना ऊपर मूव करे ना नीचे मूव करे, है ना। mg जो है, इसका वेट जो है वो उसको नीचे पुल कर रहा है, और fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ये ड्रॉप जहां पे है वहीं रहे, ये ना ऊपर मूव करे ना नीचे मूव करे। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब टोटल जो है दो फोर्सेज है यहाँ पे, एफ ई और एम जी। तो एफ ई इज इक्वल टू एम जी होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, एफ ई इज इक्वल टू एम जी। अब देखिए, आपको पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक, एफ ई कैसे लगेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, है ना, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना। तो एफ ई जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो है क्यू ई का। यहाँ पे जो ये वाला ई है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज मत कीजिए। और ये कैपिटल, ये ई जो है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्यू ई इज इक्वल टू एम ई आ गया, एम जी आ गया, है ना। देयरफॉर हमको यही ई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। अभी सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। m है 10 टू द पावर माइनस 3 kg, तो मैं डाल दे रहा हूँ, सारी ऐसा यूनिट में चलना है, आपको ध्यान रखना है। तो 10 टू द पावर माइनस 3 kg। g आपको पता ही है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और q आपको दे रखा है शायद, हाँ, चार्ज आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम।
ये सिंपली हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 16। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, देयरफॉर E इज इक्वल टू, इतना लिख दीजिए। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 98 डिवाइडेड बाई 16 कितना होगा? ये हो जाएगा आपको 6.125 इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन पर कूलम। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन हमारा क्या था कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट, तो हमें मिल गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन तो आप लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E equal to 6.125 into 10 to the power 16 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। आज हमने 3 कंसेप्ट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स, उसके प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, जिससे हमारा वो टॉपिक्स भी रिवाइज है ना। इसी तरह से जो टॉपिक्स क्या थे यहाँ पे, कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखा आपने इन टॉपिक्स को कुछ दिन पहले पढ़ा है, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसका मतलब जो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो कंसेप्ट तो आपका क्लियर हुआ ही। उन वाले वीडियोस में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे जहां मैंने इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जाके वो वीडियोस भी जरूर देखिए, जहां पे आपको ये कंसेप्ट से क्लैरिटी मिलेगी, है ना। और वहां भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन फिजिक्स में आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना पड़ेगा, तभी आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और रिवीजन के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप रियल टाइम में रिवाइज कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप रिवाइज करते जा रहे हैं। आगे चल के जब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कंसेप्ट का मिक्सअप, सेम ही प्रॉब्लम में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कंसेप्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी कंसेप्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट लग रहा है। बहुत चीजें हो सकती है ना। आगे चल के हम उस तरह के प्रॉब्लम से भी जंप करेंगे, बट अभी बिगिनिंग है, इसलिए सिंपल प्रॉब्लम्स लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ताकि आपके कंसेप्ट रियल टाइम में रिवाइज हो। अभी आप जब भी 1 महीना देख रहे हैं, इससे तो अभी बोर्ड बहुत दूर है आपके, है ना। तो आपका रियल टाइम में रिवाइज होते जा रहा है कंसेप्ट, इसलिए ध्यान से इस सीरीज को देखिए। और अपने आप से भी जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते हैं उस टेक्स्ट बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आज जो भी चीजें डिस्कस की गई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, यदि कुछ सुझाव है तो भी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कर दीजिए। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मन लगा के मेहनत से पढ़ाई कीजिए। गुड लक फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।